अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करती हूँ हम तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात लीगल कंसल्टेशन। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक लॉ एडमिशन टेस्ट ऐसे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के सब्जेक्टिव पार्ट को, सब्जेक्टिव पोर्शन के इम्पोर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो स्टूडेंट जो लेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी आज की ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और मुफीद होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको ऐसे राइटिंग का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से ऐसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। आप बगैर वक्त ज़ाया किए एक नोटबुक और एक पेंसिल ले लें ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो आप नोट कर सकें। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे जो है एग्जामिनर हमसे किस तरह से पूछता है। देखिए वो हमें 3 टॉपिक्स देता है, वो 3 टॉपिक्स देता है जिसमें से हमें एक चूज़ करना होता है। 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 ऐसे होते हैं हमारे पास जिसमें से हमें एक चूज़ करना होता है और उस एक टॉपिक को हमें अटैम्प्ट करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसे कितने मार्क्स का होता है। ऐसे जो है वो 15 मार्क्स का होता है जिसमें से हम 14 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपका ऐसे अच्छा लिखा हुआ है तो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि ये शायद फ्री के मार्क्स हैं या पता नहीं वो क्या, तो वो इसको बड़ा ना लाइटली पोर्शन को लेते हैं और वो कुछ भी लिखाते हैं। उनको पता नहीं होता किस सेंस में हमने लिखना है, किस तरह से ऐसे को अटैम्प्ट करना है, जिसकी वजह से वो 6 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। और बाद में फिर वो ये कहते हैं कि हमने तो सारा लिखा था, हमें तो अच्छा लिखा था, वो मैं उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ लेकिन मार्क्स उसके मुझसे ज़्यादा आ गए हैं। तो इस वजह से वो यही मिस्टेक्स होती हैं कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने अपने ऐसे के पोर्शन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो ऐसे है वो 200 वर्ड से ज़्यादा, 200 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 200 वर्ड्स से ही कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको ऐसे लिखने के लिए एक शीट हो आपके पास होगी। वैसे तो आपको 2 शीट्स दी जाएंगी लेकिन 2 शीट्स ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों के लिए होंगी। ऐसे आपने एक शीट पे लिखना है। वो एक शीट इस तरह से कि जैसे आपके पास एक शीट है, उसकी एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, यानी कि एक शीट की 2 साइड्स होती हैं। उस तरह से आपको उस शीट पे ऐसे अटैम्प्ट करना है। और अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे इंग्लिश में अटैम्प्ट किया जाए या उर्दू में। देखिए ऐसे जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं ऐसे अटैम्प्ट करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसे इंग्लिश में अटैम्प्ट किया जाए तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमें तो इंग्लिश में इतनी ग्रिप ही नहीं है, हम किस तरह से इंग्लिश में ऐसे को अटैम्प्ट करें, हमें तो इतना पता ही नहीं है, इतना नॉलेज ही नहीं है, और हम शायद हम उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे तो हम इतने मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में ऐसे को अटैम्प्ट करें। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू में ऐसे को अटैम्प्ट करते हैं और वो 14 मार्क्स उनके आए हुए होते हैं, 13 मार्क्स। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किया होता है और उनके 7 to 8 मार्क्स होते हैं। वो ये क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है, इनको पता ही नहीं होता है कि आप इन्होंने ऐसे किस स्ट्रक्चर में लिखना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है। और इसके अलावा उनको अपने अल्फाज के चुनाव का ही नहीं पता होता है कि आपकी देखिए जो ग्रिप है ना वो आपकी राइटिंग पे, आपके वर्ड्स पे होनी चाहिए कि आप किस तरह के अल्फाज चुन रहे हैं अपने ऐसे को लिखने के लिए। ठीक है, और आपने ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो आपने ऐसे लिखना है आपने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करना है। मैं अब आपको इसका पैटर्न बताती हूँ, आपको बताती हूँ कि आपने इसे पोर्शन किस तरह से 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, आपने सबसे पहले जो है अपने ऐसे को इंट्रोडक्शन लिखना है। अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन में अपने मेन आइडिया देना है अपने ऐसे का। इंट्रोडक्शन में आपने ऐसा पैराग्राफ लिखना है जो कि आपने अपने ऐसे को डिफ़ाइन करने वाले हैं। आपने जो अपने ऐसे को डिफ़ाइन करना है उसका कोई एक पैराग्राफ जो आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है। मेन आइडिया आपने लिख देना अपने ऐसे का कि आपका ये ऐसे का ये आइडिया। ठीक है,
जिसमें चेकर को भी पता चल जाता है कि आप अपने ऐसे में किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपने मेन आइडिया बस देना है अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, वो है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपने इसमें ऐसे के मेन बॉडी जो होती है इसकी दरअसल ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपने अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है, इसमें आपने अपने टॉपिक्स के फैक्ट्स बताने होते हैं, आर्गूमेंट्स देने होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, और इसमें आपने एग्जांपल्स जो है अपने टॉपिक्स की वो कोड करनी होती हैं। ठीक है, और अपने टॉपिक के लिहाज से जिस तरह से आपका टॉपिक है आपने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताना होता है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँगा। फॉर एग्जांपल हमें एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, उसका बताना है, एडवांटेजेस बताने हैं। पहले हमने टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, देन हमें उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देने हैं। इंट्रोडक्शन में टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन किया, आइडिया दिया, और मेन बॉडी में हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताया सोशल मीडिया का, और देन हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर कर देने हैं मेन बॉडी के अंदर। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जो थर्ड हमारा पार्ट पोर्शन है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या करना है जी, इसमें आपने ऐसे को पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करना है। इसमें आपने कुछ सॉल्यूशन, कुछ रिकमेंडेशन और कुछ जो है ना आपने सजेशंस देनी है, और कुछ रिकमेंडेशन के साथ आपने इसको ना ऐसे को एंड कर देना है। ठीक है, आपने इसमें पॉजिटिव नोट देना है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नोट देना है। और देखिए, अब मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको ये 3 पोर्शन बताए हैं। इसमें जो मैंने आपके हाइडिंग्स का नाम लिए हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए नाम लिए हैं। ये आपने वहाँ पे लिखने नहीं है। ठीक है, ये हाइडिंग्स आपने वहाँ पे देनी नहीं है, ये सिर्फ आपने कॉन्सेप्चुअल याद रखनी है। इनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पैराग्राफ है, ये आपने पैराग्राफ ज़रूर वहाँ पे 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, लेकिन ये हाइडिंग्स नहीं वहाँ पे आपने देनी है। जैसे इंट्रोडक्शन लिखने लगे हैं तो ऊपर इंट्रोडक्शन की हाइडिंग नहीं देनी, जस्ट आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद जहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो रहा है उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन से आपने मेन बॉडी स्टार्ट कर लेनी है। मेन बॉडी की हाइडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेन बॉडी स्टार्ट कर लेनी है। वो लिखने के बाद आपने फिर उसी तरह से ही जहाँ पे मेन बॉडी आपकी ख़त्म होगी, पैराग्राफ ख़त्म होगा, वहाँ पे अब नीचे कंक्लूजन की हाइडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाली लाइन से आपने कंक्लूजन स्टार्ट कर देना है। अब देखिए 200 मार्क्स का ऐसे है तो आप क्या कर सकते हैं कि 50 मार्क्स का 50 वर्ड्स का, 50 अल्फाज का, 50 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद 120 वर्ड्स का आप मेन बॉडी लिख सकते हैं, और उसके बाद 30 वर्ड का आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट 3 लाइनों का काफ़ी होता है, इनफ है वो। ठीक है, और ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।